हेलो प्यारे बच्चों, मेरा नाम अजय राठौर, एमबीबीएस फर्स्ट ईयर स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो चैप्टर है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन, यहाँ से आपको 8 मार्क्स कंफर्म होने वाला है। ठीक है, तो इसमें हम कंप्लीट एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में आपको पढ़ाने वाला हूँ और इसके सारे पीवाईक्यू भी हम इसके साथ ही करने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ब्लड से। तो ब्लड क्या है? एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू है जो 3 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म एलिमेंट। देखो, प्लाज्मा 55% ऑफ ब्लड बनाता है। ठीक है, याद रखना 55% इसका ब्लड का कंटेंट रहता है प्लाज्मा। ठीक है, ये स्ट्रॉ कलर होता है और विस्कस फ्लूइड होता है। प्लाज्मा के अंदर वाटर और प्रोटीन दोनों रहते हैं। वाटर रहता है 90 to 92% और प्रोटीन रहता है 6 से 8%। याद रखना। अब प्रोटीन कितने होते हैं? 3। ऐसे तो बहुत सारे होते हैं, 4-5 होते हैं और भी ज़्यादा होते हैं, लेकिन मेनली कौन से होते, कितने होते हैं? 3 होते हैं, जैसे फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स एंड एल्ब्यूमिन्स। और फाइब्रिनोजन क्या करता है? यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नीट 2018 में। ठीक है, 18 में आ गया था कि फाइब्रिनोजन क्या करता है। देखो, फाइब्रिनोजन क्या करता है? क्लोटिंग एंड कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब रक्त का थक्का बनाने में काम करता है। ग्लोबुलिन्स जो है प्राइमरी इन्वॉल्व इन डिफेंस मैकेनिज्म और इम्यूनिटी में। एल्ब्यूमिन जो होता है ऑस्मोटिक बैलेंस बनाता है। ठीक है, प्लाज्मा के अंदर इसके साथ में क्या क्या रहता है? सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, HCO3 और क्लोराइड्स रहते हैं। इसमें ग्लूकोज, अमीनो एसिड और लिपिड्स भी हमें मिलते हैं। ठीक है, 2 टाइप्स की लिम्फोसाइट्स होती है, एक बी और टी। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? इम्यून रिस्पॉन्स के लिए। अब देख लेते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। अब प्लेटलेट्स कैसे बनी है? अपने जो बोन मैरो उसके अंदर स्पेशल सेल्स होती है, जैसे मेगा कैरियोसाइट्स बोलते हैं। इससे प्रोड्यूस होती है कौन? प्लेटलेट्स। याद रखना, इसका रेंज क्या है? 1.5 लाख से 3.5 लाख। और ये किस में इन्वॉल्व रहते हैं? कोगुलेशन और क्लोटिंग ऑफ ब्लड। अगर प्लेटलेट्स की नंबर अगर कम होता है, क्या बोला मैंने? अगर प्लेटलेट्स के नंबर कम होता है तो क्लोटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। क्लोटिंग डिसऑर्डर हो सकता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नीट 2016 में, याद रखना। अब हम देख लेते हैं ब्लड ग्रुप्स। 2 प्रकार के ब्लड ग्रुप्स एनसीईआरटी में दिए हैं, एक है एबीओ ब्लड ग्रुप और एक आरएच ब्लड ग्रुप। अब देख लेते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग किस बेस पे किया गया है? प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ एंटीजन। ठीक है, सबसे पहले तो एंटीजन का होता है आरबीसी के सरफेस पे होता है, याद रखना। और एंटीबॉडी का होता है प्लाज्मा में होता है। तो किसके बिहेव पे किया गया है? एंटीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति के बिहेव पर। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ब्लड ग्रुप ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन एनी ब्लड कैन नॉट बी यूज। अरे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर आप कर रहे हो ना, तो कोई सा भी रेंडमली ब्लड आप यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, ब्लड ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करता है, जो डोनर है और जो रिसिपिएंट है उनके ब्लड को केयरफुली मैच किया जाता है। ठीक है, अगर मैच नहीं करेंगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, इससे डिस्ट्रक्शन ऑफ आरबीसी हो सकती है और भी बहुत सारे डिसऑर्डर्स उत्पन्न हो सकते हैं। ठीक है, अब अपन देख लेते हैं ब्लड ग्रुप और डोनर कंपेटिबिलिटी। ठीक है, यहाँ से नीट 2021 में डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलता है। अब देखना, ब्लड ग्रुप कितने होते हैं? ए, बी, AB और O, एंटीजन और एंटीबॉडी। ठीक है, अब बॉडी में अगर कोई एंटीजन आता है तो उसके रिस्पॉन्स में बॉडी क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाने लगती है। क्या बनाने लगती है? एंटीबॉडी बनाने लगती है। अब ध्यान से देखो, अब ए अगर है तो उसका एंटीजन ए ही होगा, मतलब जो है वही याद करने की ट्रिक देख लो बस। जो है वही एंटीजन होगा और उसका अपोजिट एंटीबॉडीज होगा। क्या होगा? टेबल याद करने की ट्रिक बता रहा हूँ। अगर ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीजन ए ही रखो। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है तो एंटीजन बी ही रहेगा। ए बी है तो ए और बी, और अगर ओ है तो एंटीजन नहीं रहता। ठीक है, नील। अब देखो एंटीबॉडीज में देखो, ए अगर है तो बी अगर है तो ए, और ए भी है तो ऑप्शन कर दो। और अगर एंटीजन अगर है ही नहीं ओ में तो क्या कर दो? एंटी ए और बी। अब देखो, जो ए है, अब सबसे पहले तो ये याद रखो कि जो ओ है वो यूनिवर्सल डोनर है और ए बी है रिसिपिएंट। मतलब ओ है जो सबको ब्लड दे सकता है और ए बी हर किसी से ब्लड ले सकता है। तो ए को कौन कौन ब्लड देगा? ए को ए ब्लड दे सकता है और ओ तो सबको देता है। तो ए को कौन दे सकता है? ए और ओ। बी को कौन दे देगा? बी और ओ। ए बी को कौन दे सकता है? ए वाला भी दे सकता है, बी वाला भी दे सकता है। ठीक है, और ओ वाला तो देता ही सबको, और ओ सिर्फ ओ को दे सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा? मैं फिर से बता रहा हूँ, जो ब्लड ग्रुप है वही एंटीजन आता है। ठीक है, ए बी, ए बी का ए बी। ठीक है, और एंटीबॉडी उसको उल्टा कर देना, ए का बी का ए बी है तो कोई नहीं। और समझ गए आप? देखो, अब आगे देखते हैं आरएच ग्रुपिंग। देखो, आरएच ग्रुपिंग किस बिहेव पे दिया गया है? आरएच एंटीजन की उपस्थिति। अगर आरएच एंटीजन अगर है तो उसे आरएच पॉजिटिव कहेंगे, और आरएच एंटीजन अगर नहीं है तो उसे आरएच नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, आरएच ग्रुप को भी अपन मैच करते हैं बिफोर ट्रांसफ्यूजन। ठीक है, अब एक इनकम्पेटिबिलिटी हो जाती है, एक मिसमैचिंग हो जाती है। कैसे? अगर प्रेग्नेंट वुमेन अगर आरएच नेगेटिव है और उसका फिटस, उसका ब्लड क्या है? आरएच पॉजिटिव है, तो इनकम्पेबिलिटी हो सकती है। ठीक है, तो इससे क्या होगा? फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो कोई दिक्कत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो फीटस का जो ब्लड है और जो मैटरनल ब्लड है, जो मदर का ब्लड है, वो सेपरेट रहता है प्लेसेंटा से सेपरेट रहता है, तो इतनी ज़्यादा हानि नहीं होती है। लेकिन फर्स्ट डिलीवरी के समय पर क्या होता है? कुछ पॉसिबिलिटीज़ रहती है कि जो फीटस का जो ब्लड है वो मैटरनल ब्लड में मिक्स हो जाए। ठीक है, इससे क्या होगा? मैटरनल ब्लड में क्या होगा? एंटीबॉडीज बन जाएगी। क्या बन जाएगी? एंटीबॉडीज बन जाएगी। तो अगली जब प्रेगनेंसी होगी, अगली जब बेबी बनेगा तो उसमें क्या होगा? एंटीबॉडी मदर की इसमें तो बनी गई है, तो अगले वाले जो बेबी ये एंटीबॉडी उसके ब्लड में चला जाएगा, जिससे क्या हो जाएगा? उसका आरबीसी को डिस्ट्रक्शन कर देगा। किसकी? जब नेक्स्ट वाली प्रेगनेंसी होगी उसमें।
ये लिखा है इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी आर एच एंटीबॉडी फ्रॉम मदर, तो आर एच एंटीबॉडी बन गई, आर एच एंटीबॉडी बन गए तो वो क्या होगा अगले जब दूसरी बार प्रेगनेंसी होगी तो उसमें लीक हो सकता है किसमें, फिटस में, जिससे क्या होगा फिटस की आरबीसी डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जिससे सीवियर एनीमिया और जॉन्डिस हो जाएगी। इस कंडीशन को अपन क्या बोल देते हैं, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए जैसे फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उस ऐसे ही मदर को अपन क्या दे देते हैं, एंटी आर एच एंटीबॉडीज दे देते हैं। ठीक है, ताकि ये इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस जैसे सिचुएशन पैदा ही ना हो। ठीक है, अब देख लेते हैं कोगुलेशन ऑफ ब्लड। ठीक है, कोगुलेशन ऑफ ब्लड एक मैकेनिज्म होती है जिसमें अपन क्या करते हैं, प्रिवेंट एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी, जैसे अपन एक्सेसिव लॉस को अपन रोकते हैं। ठीक है, एट द साइट ऑफ इंजरी, जैसे जहाँ पर अपनी चोट लगी हुई है वहाँ पर क्या होता है, रेडिस ब्राउन स्कम जम जाता है जिसे अपन क्लॉट कोगुलम कहते हैं। ठीक है, ये किसकी वजह से होता है, नेटवर्क ऑफ थ्रेड ऑफ फाइब्रिन, एक फाइब्रिन होता है उसका नेटवर्क ऑफ थ्रेड, उसकी वजह से क्या हो जाता है, कोगुलेशन हो जाता है। ठीक है, क्लॉट जम जाता है। अब इसकी मैकेनिज्म अपन देख लेते हैं एक बार। क्या है कि जैसे आपको इंजरी हुई, ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर इनएक्टिव प्रोटीन होता है जिसे बोलते हैं प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बोकाइनेस एक एंजाइम होता है, वो क्या करता है, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब ये थ्रोम्बिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है, और ये फाइब्रिन नेटवर्क क्या कर देता है, क्लॉट जमा देता है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था 21 और 22 में। ठीक है, इंजरी एंड ट्रॉमा होने पर क्या होता है, स्टिमुलेट हो जाते हैं, क्या प्लेटलेट्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, और ये प्लेटलेट्स क्या कर देती है, एक्टिवेट कर देती है मैकेनिज्म को, कोगुलेशन की मैकेनिज्म को। ठीक है, इसके अंदर याद रखना कि ब्लड कोगुलेशन में सबसे इंपॉर्टेंट एक आयन रोल प्ले करता है जिसे हम कहते हैं कैल्शियम। याद रखना कैल्शियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, कोगुलेशन ऑफ ब्लड में। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लिम्फ। तो लिम्फ क्या है, कलरलेस फ्लूइड है। ठीक है, कंटेनिंग स्पेशल लिम्फोसाइट। ठीक है, ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ओके, लिम्फ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरियर फॉर न्यूट्रेंट और हार्मोन्स, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये। ठीक है, फैट आर ऑब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन द लेक्टियल प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल विलाई। ओके, तो लिम्फ क्या है, एक फ्लूइड होता है और ये इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्स होता है और ये न्यूट्रेंट और हार्मोन्स के लिए भी कैरियर का काम करता है। ठीक है, अब देख लेते हैं सर्कुलेटरी पाथवे। अब दो प्रकार के सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं, एक होता है ओपन और एक होता है क्लोज। ओपन किस में मिलता है, आर्थ्रोपोड्स में और मोलस्कास में, और क्लोज किस में मिलता है, एनालिड्स और कोडेट्स में। अब देखो ओपन का मतलब क्या होता है, ओपन में क्या होता है, जो ब्लड पंप होता है हार्ट के द्वारा लार्ज वेसल्स के द्वारा, वो क्या होता है, एक ओपन स्पेस में होता है, जिसे हम एक ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी कह दो, जिसे हम साइनस बोलते हैं। तो हार्ट से लार्ज वेसल्स के द्वारा जो ब्लड पंप किया जाता है वो ओपन स्पेस में किया जाता है, और इसमें क्या होता है, क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, मतलब एक क्लोज नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स में क्या किया जाता है, हार्ट के द्वारा ब्लड को भेजा जाता है। ठीक है, इसमें ओपन स्पेस में और इसमें क्लोज स्पेस, ऐसा समझ लो। ठीक है, जितने भी वर्टिब्रेट्स है इसमें जो हार्ट है वो मस्कुलर चेंबर हार्ट है। ठीक है, फिश के अंदर 2 चेंबर होता है जिसमें एक एट्रिया और एक वेंट्रिकल होता है। एम्फीबियन और रेप्टाइल्स यहाँ पर 3 चेंबर, याद रखना। क्रोकोडाइल, बर्ड्स और मैमल्स, क्रोकोडाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स में 4 चेंबर होते हैं जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल होता है। ठीक है, अब देख लेते हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। देखो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, ब्लड वस्कुलर सिस्टम भी कह देते हैं। हार्ट, अब हार्ट देख लेते हैं अपन। हार्ट की ओरिजिन होती है मेसोडर्मल होती है, और ये कहाँ होते हैं, थोरेसिक कैविटी, और थोड़ा सा लेफ्ट में रहता है, याद रखना। इसकी मेम्ब्रेन डबल वॉल्व होती है जिसे पेरिकार्डियम बोलते थे, पेरिकार्डियम बोल देते हैं, और इसका जो फ्लूइड होता है इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड बोल देते हैं। 4 चैम्बर है, 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल इसमें होते हैं। कुछ सेप्टम होते हैं एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में, 2 एट्रिया के बीच में जो सेप्टम उसे इंटर एट्रियल सेप्टम बोल देते हैं, और 2 वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम होता है उसे इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोल देते हैं। एट्रिया और वेंट्रिकुलर के बीच में जो सेप्टम होता है, जो एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम होते हैं, जो इनको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग होती है, ठीक है, जो ओपनिंग होती है उसको, उसके बीच में एक वॉल्व होती है, उस वॉल्व को क्या बोलते हैं, देखो राइट एट्रिया और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वॉल्व होती है उसे अपन बोलते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, और लेफ्ट आर्टरी और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो वाल्व होती है उसे अपन बोल देते हैं बाइकस्पिड वाल्व। मतलब याद रखना, जो राइट वाला सीन है उसमें ट्राइकस्पिड और जो लेफ्ट होगा उसमें बाइकस्पिड वाल्व रहेगा। याद रखना, ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट आया था नीट 2018 में। अब देखो लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट और राइट वेंट्रिकल ओपन होता है किसमें, पल्मोनरी आर्टरी और एओर्टा में, और यहाँ पर भी एक वॉल्व आपने को देखने को मिलती है जिसे बोलते हैं सेमी लूनार वॉल्व। याद रखना, जब ब्लड का फ्लो होता है तो ठीक है, ये सेमी लूनार क्या करता है, ब्लड का फ्लो जब होता है तो इसको क्या करते हैं, वन डायरेक्शन में फ्लो करवाने में हेल्प करती है। मतलब जो ब्लड फ्लो होता है उसको वन डायरेक्शन में ही फ्लो कराने में क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, मतलब बैकवर्ड फ्लो को रोकती है, मतलब क्या होता है, बैकवर्ड फ्लो को ये रोकने का काम करती है। कौन, सेमिलुनार वाल्व। ठीक है, इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है बहुत थिकर होती है ना, एट्रियल की मसल बहुत कम थिकर होती है। ठीक है, तो जो वेंट्रिकल की मसल अगर ठीक है तो इसका मतलब क्या है कि कॉन्ट्रैक्शन इसमें ज़्यादा होगा और इसमें कॉन्ट्रैक्शन कम होगा, याद रखना। ठीक है, इसी के साथ में हार्ट के अंदर एक नोडल टिश्यू भी होता है, एक स्पेशल टाइप का मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है नोडल टिश्यू। अब 2 टाइप के नोडल टिश्यू आपको देखने को मिलेंगे, एक तो होता है एसए नोड और एक होता है एवी नोड।
एसी नोड का होता है, एसी नोड और देखो सबसे पहले तो एसी नोड और एवी नोड कहाँ मिलेगा आपको, दोनों ही राइट एट्रियम में मिलेंगे, दोनों ही राइट एट्रियम में मिलेंगे। लेकिन एसी नोड कहाँ मिलेगा आपको, राइट अपर कॉर्नर में, कहाँ, राइट अपर कॉर्नर में। और एवी नोड कहाँ मिलेगा, लेफ्ट लोअर कॉर्नर में। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, जैसे मेरे पास हार्ट है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये है मेरे पास राइट एट्रियम, ठीक है, और ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो मैंने क्या बोला, एसे नोड और एवी नोड, एसे नोड और एवी नोड दोनों ही कहाँ मिलेंगे आपको, राइट एट्रियम में। लेकिन जो एसे नोड होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, राइट अपर कॉर्नर में। और जो एवी नोड होगा वो कहाँ मिलेगा आपको, लेफ्ट लोअर कॉर्नर में। राइट अपर कॉर्नर और लेफ्ट लोअर कॉर्नर, याद रखना, ठीक है। आगे देखो, अब हुआ क्या, एसी नोड क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। मतलब ये क्या करता है, जनरेट करता है, खुद का एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। मतलब ये खुद ही क्या कर लेता है, एक्शन पोटेंशियल को जनरेट कर लेता है, इसलिए इसको पेस मेकर भी बोलते थे। और इस कंडीशन को क्या बोलते थे, ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। अब होता क्या है, एसी नोड ने क्या किया, एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया। अब वो एसी नोड से एक्शन पोटेंशियल कहाँ आया, एवी नोड के पास। एवी नोड ने कंडक्शन कर दिया किसका, एक्शन पोटेंशियल का किसके पास कर दिया, राइट और लेफ्ट बंडल के पास। राइट एंड लेफ्ट बंडल से एक्शन पोटेंशियल कहाँ तक जाता है, पुरकिंजे फाइबर्स तक, ठीक है। और हार्ट के पूरे मतलब सारे हिस्सों पर स्प्रेड हो जाता है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 70 से 75 पर मिनट होती है। और हार्ट नॉर्मली बीट, अपना हार्ट भी कितनी बार बीट करता है, 70 से 75 टाइम इन 1 मिनट, ठीक है। एवरेज कितना होता है, 72। याद रखना कि एक्शन पोटेंशियल कितना होता है, 70 से 75, और अपने नॉर्मली बीट भी कितनी होती है, 70 से 75 होती है, ठीक है। एवरेज कितनी होती है, 72, ओके। अब देख लेते हैं कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या क्या होती है, मैकेनिकल इवेंट्स ड्यूरिंग वन बीट। एक बीट के दौरान जितनी भी मैकेनिकल इवेंट्स होते हैं उसे अपन कार्डियक साइकिल बोलते हैं। इसके अंदर दो मेजर इवेंट्स होती है, एक तो होता है सिस्टोल और एक होता है डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब नॉर्मली होता है कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन। याद रखना, सिस्टोल मतलब कॉन्ट्रैक्शन और डायस्टोल मतलब रिलैक्सेशन होता है। अगर एट्रियल में अगर कॉन्ट्रैक्शन होगा, अगर एट्रिया अगर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो उसे अपन बोलते हैं एट्रियल सिस्टोल, और अगर वेंट्रिकुलर होता है तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल। याद रखना, रिलैक्सेशन में ऐसा ही होता है कि अगर एट्रिया अगर रिलैक्स हो रहा है तो एट्रियल डायस्टोल, ठीक है। और अगर वेंट्रिकल अगर रिलैक्स हो रहा है तो वेंट्रिकल डायस्टोल, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल कितनी होती है, 0.8 सेकंड की होती है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आता है। ड्यूरिंग वन कार्डियक साइकिल वेंट्रिकल पंप आउट अप्रोक्सीमेटली 70 ml ब्लड। मतलब एक कार्डियक साइकिल के दौरान वेंट्रिकल 70 ml ब्लड को पंप करता है, उसी को हम क्या कह देते हैं, स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या है, एक कार्डियक साइकिल के दौरान वेंट्रिकल जितना भी ब्लड को पंप कर देता है उसे हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। उसे हम, और कितना होता है, 70 ml। अब याद रखना, स्ट्रोक वॉल्यूम और हार्ट रेट कितनी होती है, 72। अगर स्ट्रोक वॉल्यूम की अगर मैं मल्टीप्लाई हार्ट रेट में कर दूँ तो अपने को क्या मिल जाएगा, कार्डियक आउटपुट। क्या मिल जाएगा, कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट कितना होता है, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अपना आता है 5000 ml, या इसी को अपन बोलते थे 5 लीटर। तो यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आया था नीट 2019 में कि कार्डियक आउटपुट कितना होता है, 5 लीटर होता है, ठीक है। अब देखो, कार्डियक साइकिल के दौरान दो प्रोमिनेंट साउंड अपने को सुनाई देती है, जो क्या होती है, लब और डब। यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन आया है लब और डब पर, तो देख लेते हैं। फर्स्ट हार्ट साउंड कौन सी होती है, लब, और सेकेंड हार्ट साउंड कौन सी होती है, डब। अब लब जो साउंड होती है वो कब आती है, जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और डब कब होता है, जब सेमिलुनर वॉल्व क्या होती है, क्लोज होती है। याद रखना, लब, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व जब क्लोज होती है तब लब की आवाज़ सुनाई देती है, और जब सेमिलुनर वाल्व आपकी बंद होती है तो डब की आवाज़ सुनाई देती है। अब देख लेते हैं हम ईसीजी। ईसीजी मतलब इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ का अपन यूज़ कब करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में, ठीक है। किसमें, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम को ऑब्टेन करने में। अब याद रखो, जो ईसीजी होता है, ईसीजी क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है ऑफ द इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ऑफ हार्ट ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल। मतलब कार्डियक साइकिल के दौरान में अपन क्या करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है हार्ट की, उसका अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं, ठीक है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं किसमें, ईसीजी के अंदर, ठीक है। अब होता क्या है, जो स्टैंडर्ड ईसीजी होता है, इसके अंदर अपन क्या करते हैं, पेशेंट को कनेक्ट कर देते हैं मशीन के साथ में, है ना। और 3 इलेक्ट्रिक लीड्स के साथ में, मतलब पेशेंट को अपन मशीन के साथ में कनेक्ट कर देते हैं, किसके साथ, 3 इलेक्ट्रिक लीड्स में, ठीक है। तो 1 to each रिस्ट, मतलब एक दोनों रिस्ट में और एक एंकल में, समझ रहे हो। डिटेल इवोल्यूशन ऑफ हार्ट फंक्शन। तो इस अगर डिटेल इवोल्यूशन आपको चाहिए हार्ट फंक्शन का, तो आप क्या करेंगे, मल्टीपल लीड्स को अपन अटैच कर देते हैं, कहाँ पर, चेस्ट रीजन में। मैंने क्या बोला, को अब क्या कर देता है, पेशेंट से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक लीड्स की मदद से पेशेंट को कनेक्ट करते हैं, जिसमें से एक लीड्स रिस्ट में और एक लीड्स एंकल में। अगर आपको डिटेल इवोल्यूशन अगर हार्ट का चाहिए अपने हार्ट फंक्शन को, तो अपन क्या करते हैं, मल्टीपल लीड्स को चेस्ट में भी लगा देते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं ईसीजी का ग्राफ, जहाँ से देखो लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया है, 11, 13, 19, 20, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रहा था आपसे, ठीक है। तो इसमें क्या है, वेव्स है, पी वेव, क्यूआरएस वेव और टी, है ना। पी,
QRS इसको अपन क्या बोलते थे, QRS कॉम्प्लेक्स बोलते थे। एक आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जितनी QRS होती है उसी को अपन हार्ट रेट बोल देते हैं, ठीक है। जितनी QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसी को अपन हार्ट रेट बोल देते हैं, ठीक है। पी वेव क्या होते हैं, देखो ये क्या होता है, ये होता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल। मैंने क्या बोला था कि जो वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, जिसकी वजह से जो वेंट्रिकल होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन भी ज़्यादा होता है। तो एट्रिया की वॉल मतलब इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती है, तो इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होता है कम होता है, इसमें कॉन्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्या है पी वेव, क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया है, डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया मतलब कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एट्रिया होता है यहाँ पर, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या है, डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ये भी डीपोलराइजेशन है किसका, ये एट्रिया का और ये वेंट्रिकल का है, ठीक है। डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल, ठीक है। और टी वेव क्या है, देखो ध्यान से, टी वेव में क्या होता है, वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हो जाती है। जैसे यहाँ पर एट्रिया कॉन्टैक्ट हुआ, वेंट्रिकल कॉन्टैक्ट हुआ और यहाँ पर वेंट्रिकल रिलैक्स्ड हो जाती है, ठीक है। तो ये डीपोलराइजेशन और ये क्या हो जाता है, रीपोलराइजेशन, ठीक है। क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, डिटरमाइन हार्ट रेट, अभी मैंने बताया तो कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हार्ट रेट को डिटरमाइन करता है। अब डेविएशन, अगर किसी प्रकार का डेविएशन आ जाता है ईसीजी के अंदर तो अबनॉर्मलिटीज आ जाती है, ठीक है। क्या आ जाती है, अबनॉर्मलिटीज आ जाती है। अब देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन में क्या होता है, ब्लड जो फ्लो थ्रू हार्ट ट्वाइस, मतलब जो ब्लड जो फ्लो होता है हार्ट के द्वारा वो 2 बार होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है, पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमेटिक सर्कुलेशन, मतलब पल्मोनरी सर्कुलेशन और सिस्टमिक सर्कुलेशन दोनों को मिलाकर ही इसे क्या बोला गया है, डबल सर्कुलेशन, ठीक है। अब पल्मोनरी सर्कुलेशन में क्या होता है कि जो सर्कुलेशन होता है, जो ब्लड का जो सर्कुलेशन किस में बीच में होता है, लंग्स और हार्ट के बीच में, किसके बीच में होता है, लंग्स और हार्ट के बीच में, ठीक है। और सिस्टमिक सर्कुलेशन किसके बीच में होता है, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड वेरियस बॉडी पार्ट, मतलब किसके बीच में होता है, सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट और दूसरे बॉडी पार्ट के बीच में होता है, ठीक है। आप इसको डायग्राम की मदद से देख सकते हैं, देखो ये हार्ट है, ये लंग्स है और ये बॉडी पार्ट्स अपना, तो ये हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है उसको पल्मोनरी सर्कुलेशन, और यहाँ पर जो सर्कुलेशन हो रहा है उसे हम बोल देते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। इन दोनों को ही मिलाकर हम क्या बोल देते हैं, डबल सर्कुलेशन। अब देखो रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी, ठीक है। देखो नॉर्मल एक्टिविटी जो हार्ट की होती है वो तो इंट्रिंसिकली मतलब वो खुद ही रेगुलेट कर लेता है। मैंने बोला था ना ऑटो एक्साइटेबल, मतलब वो खुद ही क्या कर लेता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट कर लेता है एसन। और तो ये क्या होता है, इंट्रिंसिकली मतलब रेगुलेट हो जाता है। क्यों, क्योंकि हार्ट क्या है, मायोजेनिक नेचर में, ठीक है। अब देखो स्पेशल न्यूरल सेंट्रल होता है, कहाँ पर, मेडुला ऑब्लंगेटा में, जो क्या करता है, कार्डिक फंक्शन को मॉडरेट करता है। ये याद रखना, इसको याद रखना, क्वेश्चन आएगा। अब न्यूरल सिग्नल, अगर सिंपैथेटिक न्यूरल सिग्नल क्या करता है, कार्डिक एक्टिविटी, कॉन्ट्रैक्शन और कार्डिक आउटपुट, इन तीनों को बढ़ा देता है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाते है किसका, हार्ट की मसल का कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देता है, मतलब कार्डिक एक्टिविटी बढ़ा देता है और कार्डिक आउटपुट भी बढ़ा देता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक होता है, पैरासिम्पैथेटिक कम कर देता है, क्या कर देता है, कार्डिक एक्टिविटी कम कर देता है, हार्ट रेट कम कर देता है, ठीक है। एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स, जो एड्रिनल के जो मेडुलरी हार्मोन्स है, ठीक है, वो भी क्या करता है, इंक्रीज कर सकते हैं किसको, कार्डिक आउटपुट को। याद रखना एड्रिनल मेडुलरी हार्मोन्स जो होता है वो क्या करता है, कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज करने का काम कर देता है। अब हम देख लेते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। सबसे पहला आता है हाई बीपी। इसका मतलब क्या है, देखो नॉर्मल बीपी की रेंज क्या है, नॉर्मल बीपी की रेंज होती है 120 से 80, ठीक है। अगर ये बीपी की रेंज अगर बढ़ जाती है, नॉर्मल से, तो इसको अपन क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन। अब जो मैंने नॉर्मल रेट बताया आपको, जो नॉर्मल बीपी बताया वो है 120/80, मतलब जो ऊपर वाला है ये होता है सिस्टोलिक प्रेशर, और जो नीचे वाला होता है उसे अपन बोल देते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। याद रखना 120 क्या है सिस्टोलिक प्रेशर और 80 क्या है डायस्टोलिक प्रेशर, ठीक है। अब अगला डिसऑर्डर है कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, ठीक है। इसको अपन एथेरोस्क्लेरोसिस भी बोलते थे। इसमें क्या होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो अफेक्ट होती है। इसमें क्या होता है, फैट, कैल्शियम और कोलेस्ट्रॉल जमा होने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इसका जो ल्यूमन है वो क्या हो जाता है, नैरो हो जाता है। फिर अगला है एंजिना को अपन एंजिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं, ठीक है, एंजिना पेक्टोरिस भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक्यूट चेस्ट पेन होता है, क्योंकि जो हार्ट मसल है वहाँ पर इनफ ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाता है। फिर आता है हार्ट फेलर में क्या होता है, जो हार्ट की जो पंपिंग कैपेसिटी होती है बहुत कम हो जाती है, और इसका सिम्टम्स क्या, कंजेशन ऑफ लंग्स। कार्डियक अरेस्ट में क्या होती है, जो हार्ट बीटिंग करना कम कर देता है या स्टॉप ही कर देता है। हार्ट अटैक में क्या होता है, जो हार्ट मसल्स होती है वो डैमेज हो जाती है। फिर से समझ लो, हार्ट फेलर में क्या होती है, ब्लड की पंपिंग कैपेसिटी कम हो जाती है। कार्डियक अरेस्ट में हार्ट बीटिंग करना कम कर देता है, और हार्ट अटैक में जो हार्ट मसल्स है मायोकार्डियम वो डैमेज हो जाती है। तो प्यारे बच्चों आपका चैप्टर यही खत्म होता है, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।